जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यमिक के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ पार्ट यानी पार्ट डी को। इससे पहले चैप्टर 1 के ए बी सी पार्ट हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के पार्ट डी को, वर्क ऑफ विंड। वर्क ऑफ विंड मीन्स हवा का काम। वर्क ऑफ विंड वायु काज, वायु की काज। हवा का काम क्या है? हवा का काम जैसे कि वर्क ऑफ ग्लेशियर, वर्क ऑफ रिवर, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। वर्क ऑफ रिवर के जैसे 3 काम होते हैं, वर्क ऑफ ग्लेशियर के जैसे 3 काम होते हैं, उसी तरह से वर्क ऑफ विंड के भी 3 काम होते हैं। वर्क ऑफ विंड के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोगों के सामने ये जो हवा है, ये हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं। विंड कांट सी, हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं, पर इसे उसे छू सकते हैं। तो आइए जानते हैं जानेंगे आज हम लोग हवा के बारे में और हवा के काम के बारे में जानेंगे। तो मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अहम रेगिस्तान। दुनिया के अहम रेगिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 पोलर डेजर्ट, जिसको कुतुबी रेगिस्तान कहते हैं। पोलर, दुनिया के 2 पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। तो नंबर 1 में है पोलर डेजर्ट। नंबर 2 मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, जिसको वस्त अर्जुन बलद के रेगिस्तान कहते हैं। नंबर 3 लो लैटिट्यूड डेजर्ट, जिसको कम अर्जुन बलद का रेगिस्तान कहते हैं। जी हाँ, इसको ज़रूर याद रखें। पोलर डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, लो लैटिट्यूड डेजर्ट। आइए इन तीनों के बारे में तफसील से जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग पोलर डेजर्ट के बारे में, यानी कुतुबी रेगिस्तान। दुनिया के 2 कुतुब होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। तो इन दोनों पोल में जो रेगिस्तान होते हैं उन्हें कुतुबी रेगिस्तान या पोलर डेजर्ट कहते हैं। ऐसे रेगिस्तान हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। ऐसे रेगिस्तान हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। ठंडी आबोहवा की वजह से यहाँ नबातात नहीं उगते हैं। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका उसकी उम्दा मिसाल है। ये ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका उसकी उम्दा मिसाल है। लेकिन ऐसे इलाकों में सतह ज़मीन बर्फ ठूस होने की वजह से हवा के जरिए कटाव का काम अंजाम नहीं हो पाता है। ये रहा पोलर डेजर्ट के बारे में। आइए जानते हैं मिड लैटिट्यूड के बारे में। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट के बारे में जानते हैं। ये रेगिस्तान बड़ा आज़मों के अंदरूनी हिस्सों में फैले हुए हैं। यानी ये रेगिस्तान जो है बड़ा आज़मों के अंदरूनी हिस्सों में फैले हुए हैं। पहाड़ों से घिरे होने की वजह से नम समुद्री हवाएं नहीं पहुंच पाती और दर्जे गिरारत भी ज़्यादा रहता है। मुत्तहदे अमेरिका यानी यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, अर्जेंटीना में बेंगोनिया, मंगोलिया में गोबी और यूरेशिया में तुर्किस्तान इसी तरह के रेगिस्तान की उम्दा मिसाल है। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ग्रेट ब्रिटेन, अर्जेंटीना के गोबी 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 और तुर्किस्तान। ये जो डेजर्ट है ये मिड लैटिट्यूड डेजर्ट के सबसे अहम मिसाल है। तस्वीर में जो आप लोग देख सकते हैं, तस्वीर को बखूबी देखें। उसके बाद हम लोग जानेंगे लो लैटिट्यूड डिजर्ट यानी कम अर्जुन बलद का रेगिस्तान के बारे में। कम अर्जुन बलद का रेगिस्तान क्या है, यानी लो लैटिट्यूड डिजर्ट क्या है? दोनों निस्फ रो के दोनों निस्फ रो में 15 डिग्री से 30 डिग्री अर्जुन बलद यानी 30 डिग्री लैटिट्यूड के दरमियान बड़ा आज़मों के मगरबी हिस्से में ऐसे रेगिस्तानों का फैलाव पाया जाता है। अफ्रीका का सहारा, कालाहारी, एशिया में अरब व थार, मेक्सिको में सुनूरा, जनूबी अमेरिका में चिली व पेरू में आटाकामा और ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया रेगिस्तान दुनिया के बड़े रेगिस्तानों में शुमार किए जाते हैं। ये जो मैंने बताया आप लोगों को, ये लो लैटिट्यूड डेजर्ट के बारे में। लो लैटिट्यूड डेजर्ट का सबसे अहम मिसाल है कालाहारी का रेगिस्तान,
अरब और थार का रेगिस्तान, आटाकामा और विक्टोरिया का मिसाल है। उसके बाद हम लोग जानेंगे वर्क ऑफ विंड, यानी इस चैप्टर का जो नाम है वर्क ऑफ विंड, यानी हवा का काम। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे लेकर चलूँ तो कहूँगा, हम लोगों ने पहले पढ़ा है वर्क ऑफ रिवर, उसके बाद पढ़ा है वर्क ऑफ ग्लेशियर। वर्क ऑफ रिवर में हम लोग जैसे पढ़े हैं उसी तरह से वर्क ऑफ ग्लेशियर में भी पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग वर्क ऑफ विंड किए, यानी विंड के काम काम के बारे में पढ़ेंगे। हवा के 3 काम होते हैं, इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। इरोशन मीन्स कटाव, हवा जब बहती है तो सबसे पहले कटाव का काम करती है। नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन, यानी बहाव का काम करती है। नंबर 3 डिपोजिशन, उसके बाद लास्ट स्टेज में उसे डिपोजिशन या जमाव का काम करती है। तो आइए इन तीनों के बारे में तफसीली जानकारी लेते हैं। वर्क ऑफ इरोशन, ये जैसे कि आप लोगों के सामने जो जेगुन की तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, यार्डन की तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, ट्रेंट की तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, ब्लो आउट, एसनबार्ग, डेजर्ट, पेवमेंट के तस्वीर दिखाई दे रहे हैं। ये सब तस्वीरें वर्क ऑफ इरोशन के जरिए ही बनते हैं। ये सब बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक के एग्जाम में अक्सर आते हैं। वर्क ऑफ विंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी हवा के बहाव, हवा के काम के बहाव के बारे में अगर हम लोग जाने तो हम लोग यूँ जान सकते हैं, तकरीब से यानी ट्रांसपोर्टेशन से हासिल हुए यानी इरोशन से हासिल हुए मादों को हवा एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाती है। इससे हवा का अम्ल इंतकाल कहते हैं। हवा के जरिया अम्ल इंतकाल 3 तरह से अंजाम पाता है। नंबर 1 सब सस्पेंशन, नंबर 2 सल्टेशन, नंबर 3 सरफेस क्रीप। जैसे कि आप लोगों के सामने तस्वीर में है, सस्पेंशन, सल्टेशन एंड क्रीप। सस्पेंशन मीन्स उड़ा के, और सल्टेशन मीन्स छलांग लगा के, क्रीप मीन्स रगड़ के यानी घिसक के। ये हवा का ट्रांसपोर्टेशन है। हवा किसी चीज़ को इसी तरह से ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि बालू, हवा के दिनों में अक्सर जो बालू वगैरह होते हैं उड़ते हैं, उसको सस्पेंशन कहते हैं। जो ज़मीन से छलांग लगाकर, जैसे कि कोई चीज़ उससे बालू के जरात से भारी चीज़ क्या करेंगे, छलांग लगाता हुआ चलेंगे, उसको कहेंगे सल्टेशन। और उससे भारी चीज़ जो होता है जो ज़मीन से टच करके चलता है, उसे क्रीप कहते हैं। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट, वर्क ऑफ विंड डिपोजिशन, यानी जमाव। हवा का काम के जमाव के बारे में जानेंगे तो इसको उर्दू में यूँ कहते हैं, अम्ले तहनसीनी। अम्ले तहनसीनी या डिपोजिशन में हवा का अहम रोल है। हवा की रफ्तार में किसी तरह की रुकावट दरपेश आने से उसमें मौजूद बालू का जमाव एक खास सिलसिला में होता है। पहले भारी और बड़े मादे जमा होते हैं, उसके बाद उससे हल्के मादे और आखिर में छोटे छोटे ज़रात दूर जाकर जमा हो जाते हैं। हवा के बहाव में रुकावट मंदरजा झेल वजहों से होती है। हवा की रफ्तार में कम होना, हवा के बहाव के रास्ते में जंगल, टीले, सख्त चट्टानें आ जाना। नंबर 3 सतह ज़मीन पर चट्टानी ज़रात में रगड़ का होना। ये 3 चीज़ों से ही हवा के डिपोजिशन होते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने तस्वीर में जैसे दिखाया गया है, जब हवा बहती है, तूफान आंधी आती है, तो उसमें जो रेत होते हैं और भी तरह तरह की चीज़ें होती है, बुर्द गुबार होते हैं। जब किसी दरख्त या पहाड़ या किसी सख्त चट्टान से टकरा जाती है तो हवा की रफ्तार सुस्त होने की वजह से जो हवा जो चीज़ बहा कर लेके आए थे यानी ट्रांसपोर्ट करके लेके आए थे, उनको जमा कर देते हैं। इसी तरह से ही हवा के जमाव का अमल अंजाम पाता है। नेक्स्ट, अब हम लोग जानेंगे लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय विंड इरोशन,
यानी हवा के कटाव के जरिया बनी अरजी स्थान, यानी हवा के कटाव, यानी हवा जब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाती है तो उनसे जो स्थान बनते हैं, उनसे जो जमीनी शक्ल बनती है, वो सब के बारे में तफसील से जानेंगे। और वह और तस्वीर के साथ जानेंगे। तो ये डिफ्लेशन, होलो और बुलो आउट क्या है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो यूँ बता सकता हूँ। हवा सतह जमीन की ढीली और गैर मुतहद चट्टानों को अमले उड़ाव के जरिया उड़ा ले जाती है। यानी जब हवा बहती है तो जो सख्त चट्टान के अंदर में जो नरम चीजें होती है उनको हवा बहा कर लेके चली जाती है। जो लेके चले जाने के बाद वो सख्त चट्टान के दरमियान गड्ढा बन जाते हैं। उसी को ही डिफ्लेशन या होलो, डिफ्लेशन होलो और ब्लो आउट कहते हैं, यानी हवाई गार कहते हैं। इन गड्ढों का कतर कुछ मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक भी होता है। इनकी गहराई की आखिरी हद जमीन दोज पानी की सतह ग्राउंड वाटर टेबल के जरिया से होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे मशरूम, रॉक्स और बोर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है माध्यमिक एग्जाम के लिए। इस तस्वीर को गौर से देखें और जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उस तरह से समझने की कोशिश करें। ये मशरूम यानी रेगिस्तानी इलाकों में या किसी और इलाकों में एक सख्त चट्टान के चारों ओर जब नरम नरम चीज़ें फैली हुई होती है, नरम चीज़ें जैसे बालू, उसके गुट गुबार होते हैं, तो हवा जब बहने लगती है तो उन नरम चीज़ों को हवा उड़ाकर लेकर चली जाती है, जो सख्त चट्टान बन जाती है। ये मशरूम की तरह दिखाई देते हैं, उसी को ही मशरूम रॉक या बोर कहते हैं। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जिस तरह से समझा सकता हूँ कि रेगिस्तानी इलाकों में सख्त चट्टानों के ऊपरी इलाकों के नीचे नरम चट्टानें अमूदी हालात में मिलती है, तो हवा में मौजूद बालू के ज़रात की मदद से ऊपरी चट्टान पर तो कटाव का अमल कम होता है, लेकिन निचली परत पर वाक़ई चट्टानें ज़्यादा कट जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हवा में शामिल बालू के ज़रात में हल्के ज़रात ऊपरी हिस्से में और भारी ज़रात हवा के निचले हिस्से में शामिल होकर बहती है। उस तरह के कटाव से सख्त चट्टान जियोन या मशरूम या मेंढक की छतरी नमा शक्ल बना लेती है। ऐसी ही शक्ल को मशरूम रॉक्स कहते हैं। इसको मजमूई तौर पर गोर भी कहा जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाई इरोशन के जेबुन के बारे में। जेबुन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जेबुन क्या है? जिन रेगिस्तानी इलाकों में सख्त चट्टानों की परतें नरम चट्टानों के ऊपर हॉरिजॉन्टल हालात में खिंची हुई पाई जाती है, तो वहाँ तकरीब और कटाव के जरिया सख्त चट्टानों में दरारें पड़ जाती है। बाद में नरम चट्टानों की परतें निकल जाती है और धीरे धीरे फिर सख्त चट्टान के परत भी उखड़ने लगती है। उस तरह ढक्कन नमा दावात जैसी शक्ल बन जाती है, जिसे ज़ैगून कहते हैं। आप लोगों के सामने जो तस्वीर दे रहे हैं, यही ज़ैगून की तस्वीर है। यानी तस्वीर से ही आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ज़ैगून का जो सबसे उम्दा मिसाल है, याद रखें, अमेरिका में सोने रन और एरोजिनिया के रेगिस्तानों में इस तरह के ज़ैगून देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे यार्डन के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यार्डन तकरीबन ज़ैगून की तरह होती है, लेकिन ये कुछ अलग तरह से होती है, इसलिए इसका नाम अलग है। जिन रेगिस्तानी इलाकों में नरम और सख्त चट्टानों की अमूदी परत यानी वर्टिकल लेयर, वो हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है। हवा की सिमत के मतवाजी वाक़ होती है, यानी हवा जिधर से बहेगी वो चट्टान, सख्त चट्टानें उधर से ही ज़मीन पर लेटी रहेगी। उसी को वर्टिकल कहते हैं। वहाँ नरम चट्टानों को आसानी से घिस कर उड़ा ले जाती है। इन चट्टानों के दरमियान नालियाँ बन जाती है। इस तरह वह इलाका नालियों और टीलियों
वाला बन जाता है, ऐसे सगाफ को यार्डंग कहते हैं। यार्डंग जो होता है ये मतवाजी होता है, हवा के सिमत की मतवाजी होता है। और जो जैगुन आप लोगों को बताए वो हवा के सिमत के मतवाजी न होकर उसको रुकावट पैदा करने वाली की तरह बन जाती है, उसको कहते हैं जैगुन और इसको कहते हैं यार्डंग। अब नंबर 5, इंसलबर्ग। इंसलबर्ग क्या है? इंसलबर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है माध्यमिक एग्जाम के लिए, इसे गौर से सुने और तस्वीर को देख लें। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि मिट्टी का ढिपरी है। रेगिस्तानी इलाकों में जब सख्त चट्टानें घिसाव के बाद भी गुंबद नमा शक्ल में घिरी रह जाती है, तो रेत के समुंदर में ये किसी जजीरे जी मानिंद दिखाई देते हैं। ये चट्टानें दरअसल ग्रेनाइट और मीस जैसी सख्त चट्टानें होती है जिन पर घिसाव नहीं हो पाता है, जबकि नरम चट्टानें कट जाती है। ऐसी शक्ल को गुंबद नामा टीला या इंसलबर्ग कहते हैं। ये गुंबद की तरह दिखता है, इसलिए इसको गुंबद नामा टीला कहते हैं। इसका उम्दा मिसाल अफ्रीका के कालाहारी और हिंदुस्तान के रायपुर के करीब को घाट में ऐसे टीले नजर आते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय विंड डिपोजिशन, यानी विंड डिपोजिशन के जरिया जो जमीनी लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनके बारे में तस्वीर के साथ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग सैंड ड्यून्स के बारे में। ट्रांसवर्स ड्यून्स और बरखान क्या है? ये जो विंड डिपोजिशन के जरिया जो ये शक्ल है, ये ट्रांसवर्स ड्यून्स और बरखान जिसको कहते हैं हम लोग, ये क्या है? इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह से आपको समझा सकता हूं कि ऐसे टीले अमूमन एक ही सिमत में चलने वाली हवा के इलाके में मिलते हैं। ये टीले अमूमन बहती हुई हवा के रास्ते में रुकावट की वजह से बनती है, जैसे जैगुल। कुछ टीलों के वक्त जेरी इलाके में भोर पर जाने से भी बालू के टीले बन जाते हैं। ऐसे टीले को एक्टिव ड्यून या लाइव ड्यून भी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे नंबर 3 बरखान के बारे में। बरखान बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नोट्स भी लिखने को आता है माध्यमिक एग्जाम में। तो बरखान को आप लोग जैसे तस्वीर में देख सकते हैं, अंदाज़ा लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं फिर आप लोगों को इस तरह से समझा रहा हूँ कि ये अर्जी टीले की एक खास शक्ल है। अर्जी में जमीन, ये ज़मीनी टीले की एक खास शक्ल है। इसकी शक्ल हलाल नमा चांद, यानी चांद से पहले उठते हैं उसको हलाल नमा चांद की तरह दिखने को मिलता है। ये ओस नमा होता है। ये हवा के बहाव के जाविया कायमा पर होता है, जैसे कि आप लोगों को तस्वीर में दिखाया गया है। बरखान हवा के रुख की जानिब उभरी यानी कॉन्वेक्स होती है, जहाँ ढाल शुष्क होती है, जबकि मुखालिफ सिमत में खोखला यानी कॉनकेव और उस हिस्से की ढाल खड़ी होती है। उनके सरे पर नोकीले सिंग नमा हॉर्न्स होते हैं। दरअसल बरखान या बरचान ये एक तुर्की लफ्ज है जिसके माने रेग का टीला है। अगर रेत की मिकदार मुनासिब होती है तो ये सिलसिलावार बनते हैं, नहीं तो ये छोटे व बिखरे नजर आते हैं। उसकी औसत बुलंदी 30 मीटर होती है। ये बरखान के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोग जानेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स और सेफ के बारे में। ये क्या है? जैसे यार्डंग पढ़े थे उसी तरह से इसको भी पढ़ेंगे। ये हवा के मतवाजी होता है। हवा के बहाव की सिमत में मतवाजी बनने वाली टीलों को टूली टीले यानी लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स कहते हैं। इसके सामने की हिस्से का ढाल सुस्त और मुखालिफ ढाल तेज होता है। इसकी पैदाइश के मुताल्लिक काफ़ी इख्तलाफात मिलती है। आम नज़रिया के मुताबिक इसकी तस्वीर एक ही सिमत में तेज रफ्तार से चलने वाली हवा के जरिया से होती है, लेकिन
बर्गनोल्ड ने इस नजरिए की तनकीद करते हुए कहा कि इसकी पैदाइश बहने वाली हवाओं की सिमत के मतवाजी क्रॉस विंड के रुकावट से हुई है। उन्हें सेफ कहते हैं। सेफ दरअसल अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके माने तलवार होता है। चूंकि ये टीले तलवार के मानिंद फैले होते हैं, इसलिए इसे सैफ कहते हैं। सैफ का माने अरबी में इसे सैफ कहते हैं। सैफ का उर्दू माने होता है तलवार। उसके बाद हम लोग जानेंगे लूश, यानी बारीक जर्द माइल चिकनी मिट्टी की तरह। लुइस जर्मन लफ्ज लूज से माखूज है जिसका माने बारीक जर्दी माइल चिकनी मिट्टी का जमाव होता है। लुइस हवा के जरिया उड़ाकर लाए गए गुर्द गुबार के ज़रात के जमाव से बनता है। लुइस का सबसे पहले मुताला जर्मन के माहिर सियाह यानी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने शुमाली मगरबी चीन में किया। ये जमाव गोबी रेगिस्तान से लाए गए बारीक गुबार से हुआ है। इसमें परतें नहीं होती है, ये काफ़ी मकामदार और नरम होती है। इसमें सिल्ट, केचर और बालू के मिकदार होते हैं। इसका रंग अमूमन जर्द माइल ये बफ कलर्ड होता है। ये काफ़ी जरखेज होता है। ढीले होने की वजह से नदियाँ इसे आसानी से काट देती है। ये रहा लूज के बारे में। अब जानेंगे हम लोग वैली के बारे में। ये the landforms produced by combination actions of wind and running water। वैली यानी वादी। रेगिस्तानी इलाकों में बादल फटने से अचानक बारिश होती है जिससे पानी का बहाव शुरू हो जाता है। पानी के बहाव से नाले बन जाते हैं। इस तरह मुख्तसर बहाव से बने नाले या वादी को अमेरिका में वासिस और सहारा में वाडी कहते हैं। इनके किनारे की ढाल खड़ी और सतह हमवार होती है। ये वादी अमूमन खुश्क रहती है। नेक्स्ट पेडिमेंट। पेडिमेंट क्या है? ये पहाड़ी ढाल पर वाक़ मामूली ढाल वाले मैदान है जो पहाड़ों के सामने के हिस्से यानी माउंटेन फ्रंट के और बजाडा के दरमियान वाक़ होते हैं। इसकी तस्वीर मौसमी तकरीब और नदी के कटाव से होती है, इसलिए इसे पस्त मैदान डिग्रेडेशनल प्लेन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट बजाडा के बारे में जैसे कि पेडिमेंट में सुने। नेक्स्ट पलाया। पलाया क्या है? ये तस्वीर में आप लोग देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको पलाया क्या है। रेगिस्तानी इलाकों में नमकीन और दलदली झील को पलाया कहते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में नमकीन और दलदली झील को पलाया कहते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि देगर आबोहवा के इलाकों से नदियां आकर बहती है, लेकिन पानी की कमी की वजह से खुश्क हो जाती है। जब बारिश होती है तो उन नदियों में पानी भर जाता है और ये झील की शक्ल अख्तियार कर लेती है। ज़्यादा दर्ज हरारत की वजह से पानी भाप बनकर फूल जाता है जिससे पानी खारा या नमकीन हो जाता है। ये फ्लाई के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट एंड मेजर्स टू कंट्रोल इट, यानी सहारा का फैलाव और उस पर काबू पाने के इक़दाम के बारे में जानेंगे। कॉजेज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट यानी डेजर्ट के फैलाव की वजह क्या है। डेजर्ट के फैलाव यानी रेगिस्तान के फैलाव, रेगिस्तान बनने के दो असबाब हैं, फिजिकल कॉजेज और मैन मेड कॉजेज। फिजिकल कॉजेज जो नेचुरल एक्टिविटीज से होते हैं उसको फिजिकल कॉजेज कहते हैं। जो और नंबर 2 मैन मेड कॉजेज जो इंसानी करतूत के जरिया बनता है या होता है उसको मैन मेड कॉजेज यानी इंसानी असबाब कहते हैं। इंसानों के जरिया पैदा असबाब कहते हैं। अब इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिजिकल कॉजेज को फिजिकल कॉजेज 5 तरह से होते हैं। क्लाइमेट चेंज, ड्राउट, प्रेजेंस ऑफ माउंटेन, सॉइल इरोजन एंड नेचुरल डिजास्टर्स।
ये क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, इसका भी मैन मेड ही होता है, लेकिन ये फिजिकल चेंजेस में, फिजिकल कॉजेज में आता है। क्लाइमेट चेंज शहरी कयाम, सनती फरूख और ज़्यादा आबादी की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसले पैदा हो चुके हैं, जिससे रेगिस्तानों का फरोग या बढ़ने में काफ़ी मदद मिला है। फिजिकल कॉजेज के नंबर 1 पढ़े। अब नंबर 2 यानी ड्राउट यानी सूखा। सूखा से भी रेगिस्तान बनते हैं, रेगिस्तान का फैलाव होते हैं। सूखा क्या है? किसी भी इलाके में बार बार या मसलसल सूखा पड़ने से मिट्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इससे मिट्टी की जरखेज़ी खत्म हो जाती है और नबातात का उगना दोभर हो जाता है, जिससे इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है। अब जानेंगे प्रेजेंस ऑफ माउंटेन यानी पहाड़ों की मौजूदगी। पहाड़ों के हवा के बहाव के मतवासी फैले होने की वजह से अभी बुखारात से लगी हवा की राह में रुकावट हाइल होती है, जिससे बारिश की मिकदार पर असर पड़ता है और रेगिस्तानों के फैलाव में मदद मिलता है। नंबर 4 सॉइल इरोशन। मिट्टी का कटाव से भी सॉइल इरोशन होता है। मिट्टी के कटाव से भी रेगिस्तान का फैलाव होते हैं। नंबर 5 नेचुरल डिजास्टर से भी रेगिस्तान का फैलाव होता है। अब जानेंगे हम लोग मैन मेड कॉजेज। मैन मेड कॉजेज बहुत सारे हैं, जैसे ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब गाय, ज़्यादा से ज़्यादा गाय भैंस मवेशियों को चराना। नंबर 2 डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे काटना, दरख्त काटना। फार्मिंग पेस्टिसाइड्स, खेती बाड़ी में जहरीले दवा का इस्तेमाल करना, कीमियाई खाद का इस्तेमाल करना। नंबर 4 एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। नंबर 5 ओवर ड्राफ्टिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। इनके बारे में तफसील से हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी ये पॉइंट के बारे में पॉइंट को सिर्फ सुनिए। सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी का आलूदगी। ओवर पॉपुलेशन एंड एक्सेसिव कंजप्शन, माइनिंग, ओवर कल्टीवेशन। ये जो पॉइंट आप लोगों को दिखाई ये मैन मेड कॉजेज है। अब हम लोग जानेंगे वेरियस फिजिकल कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तान। फिजिकल कॉजेज से रेगिस्तान कैसे बनता है? जैसे कि इसका 1 नंबर वजह है ड्राउट यानी सूखा। ये जो आप लोगों के सामने जो तस्वीर पेश किया गया है, ये सूखा इसी तरह से होता है, यानी पानी ना होना, सूखे पड़ जाना, बार बार सूखा। अगर किसी इलाके में बार बार सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, तो उसमें जो वो इलाका आहिस्ता आहिस्ता डेजर्ट में तब्दील हो जाएगा। नंबर 2 क्लाइमेट चेंज यानी यहाँ पे देखिए, एक तरफ हरा दिखाया गया है और एक तरफ सूखा दिखाया गया है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी रेगिस्तान होता है। प्रेजेंस ऑफ माउंटेन, आप लोग तस्वीर से बखूबी समझ सकते हैं। नंबर 4 सॉइल इरोशन, मिट्टी के कटाव से भी डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन होते हैं। नंबर, ये जो कॉमन नेचुरल डिजास्टर है, ये जैसे कि आप लोगों के सामने अर्थक्वेक है, वॉल्केनोज है, टोर्नेडो है, और इसी तरह से बहुत सारे हैं। हरिकेन है, फ्लड है, ड्राउट्स है, विल्ड फायर विल्ड फायर है, सिंक होल्स है। ये सब जो है, ये सब नेचुरल डिजास्टर है, यानी कुदरती आफत है। ये सब से भी डेजर्टिफिकेशन होता है। अब जानेंगे हम लोग वेरियस मैनमेड कॉजेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तान को बनने में इंसान का किरदार, इंसानों का किरदार। इंसानों के जरिया जो डिजर्टिफिकेशन होता है, इसका 1 नंबर वजह है ओवर ग्रेजिंग। ये जो आप लोगों के सामने जो दिख रहे हैं, बहुत सारे मवेशी है जिसको मैदान में या घास के इलाके में छोड़ दिया गया है,
अगर इन घासों को उन सब मवेशी खा लेंगे तो जो परिवर्तन होगा, जो तब्दीली आएगी, वो डिजर्टिफिकेशन में गिने जाएंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिफॉरेस्टेशन। मसलसल कंटिन्यूसली अगर गाछ को काटा जाए, दरख्त को काटा जाए, तो वहाँ के क्लाइमेट चेंज हो जाएंगे, बारिश नहीं होगी, दर्जा हरारत ज़्यादा होने लगेगा, फसलें नहीं होंगे, तो उससे जो तब्दीली आएंगी तो वो डेजर्ट में बदल जाएगा। ये भी डिफॉरेस्टेशन भी अहम वजह है डेजर्टिफिकेशन का। उसके बाद हम लोग जानेंगे फार्मिंग प्रैक्टिस या एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ये जो खेतों में किसान मुख्तलिफ किस्म के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, पैरासाइट्स का इस्तेमाल करते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। कीड़े मकोड़े भी इकोसिस्टम में अहम रोल अदा करते हैं। तो इस फर्टिलाइजेशन के लिए किसान इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जिससे डिसबैलेंस होकर डिजर्टिफिकेशन के वजह बन जाते हैं। नंबर 4, ओवर ड्राफ्टिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। ओवर ड्राफ्टिंग ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है? ये जो पंप सेट है, किसान क्या करते हैं, पंप के जरिया जमीन के अंदर से पानी निकालकर जो खेतों में देते हैं, उसी को ही ओवर ड्राफ्टिंग कहते हैं। इससे अगर मसलसल ओवर ड्राफ्टिंग होते रहेगा तो जो समंदर की लेयर है, पानी की लेयर है, या सतह ज़मीन के नीचे जो पानी की लेयर है, वो आहिस्ता आहिस्ता घट जाएगा, जिससे डिजर्टिफिकेशन का होना लाजमी है। ये जो 6 नंबर है, सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी की आलूदगी। मिट्टी की आलूदगी अगर होते रहेगा, मिट्टी में अगर पॉलीथीन, प्लास्टिक या फिर जो जो चीज़ें आसानी से सड़ते गलते नहीं है, वो चीज़ें अगर मिट्टी में मिलते रहेंगे तो जो वाला आखिर देखा देगा वो डेजर्ट दिखाई देगा। तो सॉइल पोल्यूशन भी डेजर्टिफिकेशन का वजह है। नंबर 6, ओवर कल्टीवेशन। ये जो ओवर कल्टीवेशन मीन्स होता है कि कल्टीवेशन पे कल्टीवेशन, यानी ज़मीन को रेस्ट नहीं दिया जाता है। तो जैसे कि एक फसल लगाते ही ज़मीन को एक दिन का भी मोहलत नहीं देता, उसमें हल चला के दूसरे दिन उसमें और भी कोई चीज़ बो देते हैं, तो इसी को कहते हैं ओवर कल्टीवेशन। तो ओवर कल्टीवेशन होने से ज़मीन की ज़रख़ेज़ियत में कमी आ जाएगी। ज़मीन की ज़रख़ेज़ियत में अगर कमी आ जाएगी तो वो ज़मीन आहिस्ते आहिस्ते डिजर्टिफिकेशन में तब्दील होने लगेगा। नंबर, ये जो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट, यानी डेजर्ट को अब कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, फिजिकल कॉजेज एंड मैन मेड कॉजेज के जरिया डेजर्टिफिकेशन होता है, रेगिस्तान बनते हैं। सॉरी, अब हम लोग जानेंगे कि डेजर्ट को रोकने के लिए किन किन इकदाम किए जाते हैं, यानी किए जाएंगे। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल के क्वालिटी को अगर इम्प्रूव किया जाए, सॉइल के क्वालिटी यानी मिट्टी के क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल किया जाए, तो उसमें जो चीज़ बोएंगे वो जल्दी से ज़्यादा बहुत ही जल्द उगने लगेगा, जिससे वहाँ के जो क्लाइमेट होंगे वो सही रहेंगे, जिससे डेजर्ट नहीं होगा। इस तरह से डेजर्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट, प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो क्लाइमेट जो होगा बहुत ही बेहतरीन होगा, सुनहरा मौसम होगा, और वहाँ की हवा भी बहुत अच्छी होगी। तो उससे जो होगा, तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, उससे डेजर्ट होने में रोका जा सकता है। नंबर नेक्स्ट, ड्रिप इरिगेशन, यानी ओवर ड्राफ्टिंग न करके ड्रिप इरिगेशन अगर किया जाए। ये ड्रिप इरिगेशन क्या है, खेत में जैसे कि आम लोग क्या करते हैं, तो ओवर ड्राफ्टिंग करने के बाद पंप सेट
बोरिंग करने के बाद पंप सेट लगाकर खेत में पूरा खेत को एकदम जहाँ पानी लगना चाहिए वहाँ पे भी देता है और जहाँ पानी नहीं लगना चाहिए वहाँ पे भी देता है। तो उससे क्या होता है, पानी का जो होता है मिसयूज होता है, पानी का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो उस तरह के मिस यूज को ना करके अगर ड्रिप इरिगेशन किया जाए, जैसे कि स्ट्रॉबेरी के खेत में किया जाता है, सेब के खेत में किया जाता है, अंगूर के वगैरह, या फिर और भी टेक्नोलॉजिकल के दौर में ये एक अहम टाइप ऑफ इरिगेशन है। ये कतार कतार में पौधे लगाकर उनमें एक 1 इंच या 2 इंच के पाइप को सेट कर दिया जाता है। उसके बाद एक पंप सेट की मदद से उन सब पाइपों में पानी गुजारा जाता है। उसमें एक छोटा पाइप में छोटा सा सुराख कर दिया जाता है, जैसे कि आप लोगों को तस्वीर में दिखाया जा रहा है। यही है ड्रिप इरिगेशन, यानी जितना पानी पौधे को लगेगा उतना ही पानी पौधे के आसपास दिया जाएगा, उसी को कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। इससे क्या होगा, पानी का मिसयूज, पानी का फजूल इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसी उससे डिजर्टिफिकेशन को रोका जा सकता है। अब वो नंबर जो नेक्स्ट है, वाटर मैनेजमेंट, यानी पानी का निज़ाम। वाटर मैनेजमेंट क्या है, जैसे कि अक्सर देखा जाता है म्यूनिसिपैलिटी के जो नल या टैप होते हैं अक्सर खोल के छोड़ दिया जाता है, तो पानी इंसान इस्तेमाल करते हैं, इंसान लेके जाते हैं, और जो जितनी मिकदार लेके जाते हैं वो लेके चले जाते हैं। उससे क्या, उसके बाद क्या होता है कि नल का खुला रह जाता है। वो पानी क्या होता है, पानी किसी इंसान के काम में न आकर, किसी के काम में न आकर वो इधर उधर चले जाते हैं। तो वो जो होता है, ये इस तरह से अगर होने लगे तो वाटर मैनेजमेंट से भी डिजर्ट को रोका जा सकता है, यानी पानी को ज़रूरतन इस्तेमाल करने से। डिजर्टिफिकेशन ऑफ द सहारा डिजर्ट एंड इट्स रीजन। सहारा रीजन में सहारा डिजर्ट जो होता है उसका डिजर्टिफिकेशन के बारे में जानेंगे और उसके रीजन के बारे में जानेंगे। डिक्रीज रेन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सहारा डेजर्ट में पानी की कमी यानी बारिश की कमी होने लगी है। इससे सहारा डेजर्ट का फैलाव हो रहा है। नंबर 2, कंटिन्यू ड्राउट, वहाँ पे मसलसल सूखा पड़ता है। नंबर 3, लेस कल्टीवेशन इन डेजर्ट बॉर्डर। डेजर्ट के बॉर्डर में यानी डेजर्ट रेगिस्तान के बाउंड्री वाले इलाके में, सरहदी इलाके में कल्टीवेशन बहुत ही कम होता है। नंबर 4, ब्लोइंग वार्म विंड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। गर्म हवा बहने से वहाँ पे डिफोरेस्टेशन की वजह से वहाँ पे जो गर्म हवा बहती है उससे सहारा डेजर्ट दिन ब दिन फैलता जा रहा है। ये डिजर्टिफिकेशन है। अब हम लोग जानेंगे द थर्ड डेजर्ट, यानी थर्ड डेजर्ट जो है, जो राजस्थान में देखा जाता है। राजस्थान में थर्ड डेजर्ट देखा जाता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग जाने तो थर्ड डेजर्ट also called Great Indian Desert, arid region or rolling and hills sand hills on the Indian subcontinent. It is located partly in Rajasthan state, northwestern India, and partly in Punjab and Sindh प्रोविंस, ईस्टर्न पाकिस्तान। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है थर्ड डेजर्ट। तो थर्ड डेजर्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बता सकता हूं कि ये हिंदुस्तान का वाहिद सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसका फैलाव 2.34 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। इस रेगिस्तान के मगरिब में राजस्थान, गुजरात, मशरिक और जनूब में पंजाब और हरियाणा वाक़ हैं। अब रीजन ऑफ द थर्ड डेजर्ट, डिक्रीजिंग रेनिंग, जैसे कि सहारा डेजर्ट में डिफरेंट डेली टेम्परेचर, दिन रोज़ाना टेम्परेचर में फ़र्क,
हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मेजर टू कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ द थर्ड डेजर्ट। इसमें थर्ड डेजर्ट या सहारा डेजर्ट को रोकने के मेजर टू कंट्रोल के एक ही सेम एजवाब है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे, आर्टिफिशियल ग्रासिंग करने होंगे, हाई ग्रोइंग ट्री प्लांटेशन करने होंगे, कैनल फॉर इरिगेशन करना होगा। इससे थार डेजर्ट या सहारा डेजर्ट को रोका जा सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा या आप लोगों को किस तरह से समझ में आया, कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताएं। जय हिंद,